इन बाय द बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालना है, तो उसका फॉर्मूला मैंने बताया था, याद है? और फॉर्मूला ऐसा था, वी ए बी बार इज इक्वल टू वी ए बार माइनस वी बी बार। आई होप यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। इसमें एक चीज याद रखो, बाय चांस अगर वी ए और वी बी जो दोनों वेलोसिटीज हैं, अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब ए देखो ऐसे जा रहा है सपोज, और बी उसके ऑपोजिट है, ऐसे जा रहा है, तो इवन तो देखो यहाँ पर दोनों वेलोसिटीज ऑपोजिट डायरेक्शन में है। वो ट्रेन वाला एग्जाम्पल याद करो, जब दो ट्रेन एक दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करती हैं, तो देखा है आपको सामने वाली ट्रेन बहुत फास्ट दिखती है, तो आई थिंक उस टाइम पे क्या होता है, दोनों की वेलोसिटी ऐड होगी कि सबट्रैक्ट होगी टू गेट रिलेटिव ऐड। हाँ, तो VAB विल बी एक्चुअली VA प्लस BB। इनफैक्ट अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, तब ये सबट्रैक्ट होती है। ठीक है, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट को इसमें बहुत अजीब लगता है कि सर ऑपोजिट डायरेक्शन में आप ऐड क्यों कर रहे हो? फिर जैसे मैंने उस दिन बताया था, हम लोग रिजल्टेंट वेलोसिटी नहीं फाइंड कर रहे हैं, ये दोनों वेलोसिटीज किसी एक बॉडी की नहीं है कि आप उन दोनों को ऐड कर रहे हो। सर कैमरा ऑफ हो गया। कैमरा ऑफ। हेलो, हाँ बंद हो रहा था, अभी वापस। सर फ्रीज हो गया। हेलो, इज इट अ स्क्रीन और वॉइस है? दिख रहा है? स्क्रीन ब्लर है। स्क्रीन भी ब्लर है और सर वॉइस भी थोड़ा थोड़ा ठीक से नहीं आ रहा है। अटक रहा है। क्रैक हो रहा है। स्टूडेंट ब्लर है क्या स्क्रीन? यस। है, और सामने वाली ट्रेन बहुत फास्ट दिखती है क्योंकि दोनों की वेलोसिटी ऐड होती है टू गेट द रिलेटिव वेलोसिटी VA प्लस BB। और इनफैक्ट जब ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तब सबट्रैक्ट करना है टू गेट द रिलेटिव वेलोसिटी। गॉट दिस? ये थोड़ा आप याद रखो प्लीज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट वाज रिलेटिव वेलोसिटी। आई थिंक इसके ऊपर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी ट्राई किए थे, राइट? यस। एक वो, हाँ Yes. एक कार वगैरह वाला एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, कार B इज बिहाइंड द कार A, ऐसा कुछ था। सो रिलेटिव वेलोसिटी में सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, ये वाली। प्लीज कीप इट इन माइंड। यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन सॉल्व प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस। काफी क्वेश्चन इससे सॉल्व हो सकते हैं, बस यही फॉर्मूला मेन है टू रिमेंबर। ठीक है, दैट वाज द रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, नाउ रिलेटिव वेलोसिटी के बाद मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नाउ इन दिस चैप्टर, ये जो चैप्टर चल रहा है इसमें बेसिकली दो टॉपिक्स बाकी है। ठीक है, उन दो टॉपिक्स में से जो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है वो मैं आज कवर कर लूंगा। ठीक है, नेक्स्ट एक टॉपिक हम करेंगे सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, ठीक है, इट्स अ नेक्स्ट टॉपिक नाउ। ठीक है, स्टूडेंट एक काम करो, थोड़ा इमेजिन करो कि अगर कोई बॉडी ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, देखो ऐसे, ऐसे दिख रहा है? तो एक्चुअली में ये पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में तो मूव नहीं कर रहा। इज इट मोशन इन वन डायमेंशन हो गया कि टू डायमेंशन में हो जाएगा? टू डायमेंशन। टू डायमेंशन। डायमेंशन हो गया ना। सर्कुलर मोशन इज अ मोशन इन टू डायमेंशन। इनफैक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन इज आल्सो द मोशन इन टू डायमेंशन। यहाँ पर देखो जो सर्कुलर मोशन है ना, इट्स अ टू डायमेंशनल मोशन। इसमें बॉडी देखो एक प्लेन में घूम रहा है। इट मे बी हॉरिजॉन्टल प्लेन, समटाइम इट मे बी वर्टिकल प्लेन, बट बॉडी प्लेन में घूम रहा है। तो सर्कुलर मोशन इज अ मोशन इन टू डायमेंशन। It is also called as motion in a plane, which is the name of the chapter. Circular motion भी हम लोग पढ़ेंगे। याद रखो एक चीज, that like projectile, circular motion is also the motion in two dimension. Okay, ये भी two dimension में ही होता है। Circular motion के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है? अब देखो कुछ स्टूडेंट को पहले ये एक डाउट आ सकता है कि सर क्या है ये, मतलब why we are studying circular motion? एक्चुअली में फिजिक्स का हर जो टॉपिक आप पढ़ते हो ना, हर एक टॉपिक उसका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होता है। दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग। अब देखो अगर किसी को लग रहा है कि
व्हाट इज द नीड ऑफ स्टडिंग सर्कुलर मोशन, क्यों पढ़ रहे हैं सर्कुलर, तो मैं आपको बता देता हूँ नीड। ठीक है, जब भी बेटा ऐसा लगे ना कि ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा, पूछ लेना, आई हैव आंसर फॉर दैट। तो चलो, अगर किसी को लग रहा है कि व्हाई वी आर स्टडिंग सर्कुलर मोशन, तो मैं बता देता हूँ। स्टूडेंट, जो नेचर की सबसे छोटी चीज है, सबसे छोटी चीज, इज इट एटम है ना? एटम वन ऑफ द स्मॉलेस्ट थिंग है नेचर की, एटम। Yes. Yes. आपको ये मालूम है एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर ऑर्बिट्स। Circular orbits. तो एक बात, इलेक्ट्रॉन जो है, इज इट डूइंग सर्कुलर मोशन अराउंड द न्यूक्लियस ना? Yes. Yes. सपोज ये Yes. देखो, इलेक्ट्रॉन है, वो ऐसे घूमता है इन द सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। तो देखो, कहना से एटम के अंदर सर्कुलर मोशन होता है, राइट? नेक्स्ट, ये एटम तो नेचर की सबसे छोटी चीज है। चल अब एक काम करते हैं, नेचर की सबसे बड़ी चीज ले लेते हैं, सोलर सिस्टम। Solar system. सोलर सिस्टम इज वेरी बिग थिंग ना? Yes. सोलर सिस्टम में, Yes. सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं, इज इट प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन? Sun. वो Yes. जो प्लैनेट सन के अराउंड घूमते हैं, वो ऑर्बिट थोड़ा सा ओवल शेप का होता है, बट अप्रोक्सीमेटली हमको सर्कुलर भी ले सकते हैं उसको। इट्स काइंड ऑफ अ सर्कुलर, लिटिल बिट ओवल। तो इज इट इलेक्ट्रॉन्स की तरह जो प्लैनेट्स हैं, वो भी सन के अराउंड घूमते हैं इन द सर्कुलर पाथ ना? Yes. अप्रोक्सीमेटली सर्कुलर Yes. पाथ। Yes. तो यूनिवर्स की जो इतनी बड़ी चीज है सोलर सिस्टम, उसमें भी सर्कुलर मोशन दिखता है। और यूनिवर्स की जो सबसे छोटी चीज है, दैट इज एटम, उसमें भी सर्कुलर मोशन दिखता है। तो अगर आपको सर्कुलर मोशन का नॉलेज नहीं रहेगा, तो डू यू थिंक दैट यू विल बी हैविंग अ प्रॉपर नॉलेज ऑफ सोलर सिस्टम वर्किंग एंड एटम्स वर्किंग? Yes. No. नो। No. तभी हम लोग पढ़ रहे हैं, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड दिस मिस्टीरियस थिंग्स। ठीक है, अगर आपको सर्कुलर मोशन ही नहीं समझता है, तो एटम कभी नहीं समझ में आएगा। सर हाँ बोलो। सर ये दीवार है, फर्नीचर हो गया, तो उसमें भी न्यूक्लियस एटम्स होंगे ना? किसमें न्यूक्लियस एटम्स होंगे? दीवार में फर्नीचर्स में, और भी कई हर सारे बॉडी में चीजें। ऐसा ना, देखो हर बॉडी हाँ। एटम्स की बनी होती है, एटम्स के कॉम्बिनेशन से, मतलब एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और बॉडी में मॉलिक्यूल्स और एटम्स होते हैं, हर बॉडी में, एवरी बॉडी एटम्स की बनी होती है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूमते हैं। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स, यस यू आर करेक्ट। तो वॉल इज आल्सो मेड अप ऑफ एटम, जो दीवार है वो भी एटम्स की बनी हुई है, उसमें क्या हो गया? ठीक, चलो आगे बढ़े। ठीक है, Yes. सो स्टूडेंट, सर्कुलर मोशन की थोड़ी स्टडी करते हैं। थिंक सर्कुलर मोशन इज अ इंपॉर्टेंट मोशन ऑफ द फिजिक्स, एंड इट इज मोशन इन 2 डायमेंशन। ओके, अब देखो यहाँ पे सपोज एक छोटा सा पार्टिकल है, इट्स अ वेरी स्मॉल बॉडी। बहुत छोटी बॉडी को हम लोग पार्टिकल बोलते हैं, और पार्टिकल जो है या वेरी स्मॉल बॉडी जो है, वो ऐसे घूम रहा है लाइक दिस। सो मैं इसको बोल सकता हूँ ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, राइट? इसमें देखो, सर्कुलर मोशन की खास बात होती है कि ये जो रेडियस है, सपोज रेडियस फिक्स रहना चाहिए, रेडियस ऑफ दिस पाथ। अगर रेडियस चेंजिंग है, मतलब ये सर्कुलर मोशन नहीं है। सर्कुलर मोशन तभी माना जाता है जब रेडियस क्या रहेगा? फिक्स्ड। ओके, नेक्स्ट, ये जो पार्टिकल है, ध्यान से देखो, इस पार्टिकल का जो पाथ है, इज इट, पाथ को ध्यान से देखो, इज इट मूविंग ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्किल? Yes. 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 तो यही जो चीजें मैंने आपको अभी बताई, यही जब हम लोग मेंशन करेंगे, तो दैट विल बिकम डेफिनेशन ऑफ सर्कुलर मोशन। आई एम गिविंग यू डेफिनेशन ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, लिखो डेफिनेशन, सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन लिखो। इसमें लिखो, इट इज द मोशन, it is the motion of body, it is the motion of a body in which body moves, in which body moves on the circumference of a circle. Body moves on the circumference of a circle of fixed radius, circumference of the circle of fixed radius। ठीक है, देखो अगर रेडियस फिक्स नहीं है ना, रेडियस सपोज चेंज हो रहा है, तो भी सर्कुलर मोशन नहीं माना जाता है। ये फॉर एग्जांपल, ये देखो, टेल मी, अगर बॉडी ऐसे घूम रहा है, ध्यान से देखो, ये देखो,
ये भी कुछ सर्कुलर जैसा लग रहा है, लेकिन डू यू फील द रेडियस ऑफ द पाथ इज गोइंग ऑन No. इंक्रीजिंग? Yes. 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 I think इसको आप स्पाइरल मोशन कह सकते हैं। स्पाइरल है क्या ये? स्पाइरल Yes. Yes. can Pilot. be called as spiral. हाँ, लेकिन ये सर्कुलर नहीं है, even though it looks like circular, क्योंकि इसमें रेडियस बढ़ते जा रहा है, रेडियस फिक्स रहना चाहिए। ठीक है, डेफिनेशन हो गया। Now I'll give you some examples of circular motion. Write down some examples of circular motion. पहला एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, फर्स्ट एग्जाम्पल, द इलेक्ट्रॉन इन द एटम revolves around the nucleus in the circular orbit. याद है? So we can say electron performs circular motion ना, बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। Write down first example. The electrons in an atom perform circular motion. Electrons in an atom perform circular motion around the nucleus. Around the nucleus. ठीक है? हाँ, सेकंड एग्जाम्पल लिखो। सेकंड एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया, all the planets revolve around the sun in the nearly circular path. लिखो, all the planets revolve around the sun in the nearly circular path. nearly circular लिख देंगे, revolve around the sun in the nearly circular path. ठीक है? Yes. हाँ, क्लियर? हाँ, सो ये दो एग्जाम्पल हो गए। अगर सपोज आपको कुछ और एग्जाम्पल चाहिए तो मैं ऐसे भी बता सकता हूँ। देखो, अगर ये एक स्टोन है, ध्यान से देखो, अगर ये एक स्टोन है, स्टोन को ऐसे थ्रेड से टाई किया, ये थ्रेड है, थ्रेड का जो अगला हिस्सा है वो आपने अपने हाथ में होल्ड किया है। सर कैमरा बंद हो गया। एक एग्जाम्पल मैंने एटम का दिया, एक सोलर सिस्टम का। चलो एक और देख लेते हैं। सपोज एक स्टोन है और ये जो थ्रेड है, थ्रेड से टाई किया है, थ्रेड का जो अगला हिस्सा है ना, ये सपोज मैंने अपने हाथ में पकड़ के इसको फिक्स कर दिया है और स्टोन को हम लोग ऐसे घुमाया। कभी किया है ऐसे? Yes. Yes. ये एक्चुअली में गांव वगैरह में ऐसे करके पत्थर फेंका जाता है, मतलब बर्ड्स को भगाने के लिए, या कभी कभी स्टोन से फ्रूट्स तोड़ने के लिए। हाँ, इसको पत्थर को एक रस्सी पे बांध के रस्सी को गोल गोल घुमाते हैं। तो इसमें इज इट स्टोन इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन? Yes. 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 अब आपको लगेगा ये ऑड एग्जाम्पल है काफी, ये क्यों दे रहे हैं एग्जाम्पल, पत्थर ऐसे घूम रहा है। इस एग्जाम्पल पे न्यूमेरिकल्स आते हैं कभी कभी। इसमें एक बात बताओ, स्ट्रिंग की जितनी लेंथ रहेगी, whatever is the length of string, is it that much will be radius of the circle? Yes. Yes. हाँ, इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं कई बार, that's why I'm doing। ठीक है, write on this also, एक एग्जाम्पल लिख दो। The stone tied with a thread, the stone tied, T-I-E-D, वो डिटर्जेंट वाला टाइड मत लिख देना, T-I-E-D आएगा। हाँ, the stone tied with a thread and revolve in horizontal circle, and revolve in the horizontal circular path, ऐसे लिख दो। ठीक है? So these are the some examples of circular motion. Okay. अब circular motion में अभी क्या करेंगे, ये भी एक टाइप का मोशन है। Here now we will discuss some new terms related to circular motion. ठीक है, कुछ नए टर्म्स सीखेंगे, ऐसे टर्म्स जो सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है। आपको याद है व्हेन वी स्टार्टेड दिस चैप्टर, मैंने आपको कुछ नए टर्म्स बताए थे, जैसे डिस्टेंस कवर, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। Yes. Uniform motion. हाँ, ये याद है क्या? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी, याद है? Yes. Yes. हाँ, सो जैसे वो जो मैंने टर्म्स पहले डिस्कस किए थे ना, दे आर द टर्म्स रिलेटेड टू एनी मोशन, कोई भी मोशन से रिलेटेड होते हैं। But now we'll discuss some new terms which are related to strictly circular motion. इसमें पहला टर्म है radius vector.
रेडियस वेक्टर। ऑब्वियसली इसका नेम है रेडियस वेक्टर, तो ये वेक्टर ही होगा। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल r और उसके ऊपर से बार देते हैं, like this. It's denoted by the symbol r bar, ठीक है, रेडियस वेक्टर, ठीक है। अब रेडियस वेक्टर क्या होता है, लेट्स सी दैट। इमेजिन दैट अगर एक पार्टिकल है जो ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ऐसे, ये देखो, ठीक है, ऐसे घूम रहा है। सो व्हाइल रिवॉल्विंग, लेट्स से किसी पर्टिकुलर टाइम पे, जब कुछ पर्टिकुलर टाइम हुआ है, उस टाइम पे जो पार्टिकल है वो पी पॉइंट पर है, पार्टिकल पी पॉइंट पर है, वो पी पॉइंट पर है एट अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या करो, पी पर है ना बॉडी, तो सेंटर से हम लोग बनाओ, ये तो आपको मालूम है, दिस इज रेडियस ना। तो उसमें अगर मैं ऐसा एक वेक्टर बनाऊं, लुक एट दिस, हियर आई एम ड्राइंग वन वेक्टर। ये वेक्टर देखो, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल, और कहां तक ड्रॉ किया है, बॉडी की पोजीशन तक। बॉडी पी पॉइंट पर है ना, मतलब पी इज अ पोजीशन ऑफ द बॉडी, याद है पोजीशन, बॉडी पी पर है तो पी इज अ पोजीशन, बॉडी क्यू पॉइंट पर आएगा, सो क्यू विल बी द पोजीशन। तो ये वेक्टर इसको देखो मैंने कैसे पोजीशन ड्रॉ वेक्टर किया, बोलते हैं ना, हाँ, इसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं क्या? पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर व्हिच इज ड्रॉन फ्रॉम वेयर, याद है कहां से वो स्टार्ट होता है, पोजीशन वेक्टर Origin. ओरिजिन से स्टार्ट होता है, आई थिंक Origin. यहाँ पर ओरिजिन से स्टार्ट होता है कि सेंटर ऑफ द सर्किल से स्टार्ट होता है। Center of circle. Center of the of the circle. circle. हाँ, तो क्योंकि ये सेंटर ऑफ सर्किल से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये सिर्फ सर्किल से रिलेटेड ही होगा, कहीं और तो आप इसको नहीं यूज कर पाओगे, इसलिए वो रेडियस वेक्टर बोलते हैं। अगर आप एक काम करो, इसमें अगर आपने जो सेंटर है ना, वहां पे ओरिजिन भी ले लिया, सेंटर पे ही ओरिजिन भी ले लिया, तो फिर ये पोजीशन वेक्टर भी बन जाएगा। बट राइट नाउ इट इज अ रेडियस वेक्टर, क्योंकि यहाँ ये Sir, camera off. Camera off. Camera off हो गया. कैमरा ऑफ। हाँ, अभी आ रहा है दिखने। Yes. 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 एक माइनर कुछ हो रहा है, तुम टेंशन मत लो, चालू हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। सो एक बात, दिस इज कॉल्ड रेडियस वेक्टर, ओके। रेडियस वेक्टर क्या होता है, ध्यान से सुनो, इट्स अ वेक्टर व्हिच इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल टू द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, मतलब जो पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है उसकी पोजीशन तक इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं रेडियस वेक्टर, डिनोटेड बाय आर सिंबल, ठीक है। अब एक बात बता, जैसे जैसे पार्टिकल आगे मूव करेगा, पार्टिकल विल मूव, पार्टिकल पी से क्यू पहुंचेगा, अगर पार्टिकल क्यू पे आ गया है, सो इज इट क्यू विल बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल ना। Yes. सो रेडियस वेक्टर सेंटर से क्यू तक ड्रॉ होगा, जैसे बॉडी और आगे जाएगा रेडियस वेक्टर और आगे ड्रॉ होगा। तो क्या लगता है, ये रेडियस वेक्टर डायरेक्शन में चेंज होता रहेगा कि इट विल ऑलवेज हैव अ सेम वन फिक्स डायरेक्शन? डायरेक्शन में चेंज होता है। Direction change. देखो, इज इट, थिंक Yes. पार्टिकल यहाँ पे आ गया, इधर पार्टिकल इधर आ गया, तो ये ऐसा हो जाएगा। पार्टिकल अगर इधर आ गया इधर, तो ये ऐसा हो जाएगा, इज इट? Yes. सो रेडियस वेक्टर जो है ना, वो डायरेक्शन में चेंज होता रहता है, तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ रेडियस वेक्टर जो है ना इज अ वेरिएबल वेक्टर, क्योंकि ये चेंज होता रहता है। डायरेक्शन में तो चेंज होता रहता है, वो आपको समझ गया। बाकी रेडियस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो याद है, मॉड ऑफ दिस, मतलब ये मैग्नीट्यूड Yes. हो गया, मॉड। Negative नहीं होएगा. हाँ, इसका जो मैग्नीट्यूड है ना वो इतना होता है, जितना सर्किल का रेडियस है ना उतना मैग्नीट्यूड होता है। अगर ये सर्किल का जो रेडियस है लेट्स से 5 सेंटीमीटर है, तो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है इट विल बी 5। जो रेडियस है दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेडियस वेक्टर, ठीक है। तो आपको याद है मैंने डेफिनेशन में आपको लिखवा है कि रेडियस तो फिक्स होता है, 5 सेंटीमीटर रेडियस है तो वो 5 ही रहेगा ऑलवेज। तो क्योंकि रेडियस फिक्स्ड है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी क्या हो गया, फिक्स्ड कि नहीं? Yes. Yes. खाली ये डायरेक्शन में चेंज होता रहता है, Direction. दैट्स व्हाई आई कैन से इट्स अ वेरिएबल वेक्टर बिकॉज़ इट इज चेंजिंग इन डायरेक्शन, ठीक है। सो अगर आपको इसका डेफिनेशन लिखना है तो मैं लिखवा देता हूं, जस्ट नोट इट डाउन, आई विल गिव यू। रेडियस वेक्टर सिंबल इज आर बार, ठीक है। इसमें लिखो, इट इज डिफाइंड एज अ वेक्टर, इट इज डिफाइंड एज अ वेक्टर drawn from center of the circle, drawn from center of the circle to the
instantaneous position of the particle या instantaneous position of the body भी लिख सकते हो. Instantaneous position of the body. Instantaneous position मतलब अभी जो position है, current position, ठीक है, उसको बोलते हैं instantaneous position, मतलब किसी particular instant पे position. ठीक है, ठीक है. एक बार पढ़ के देखो, समझ में आ रहा है क्या लिखा है आपने? हाँ, तो ये भी आपको ये जो लिखा है कि इसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू रेडियस होता है, इट्स अ वेरिएबल वेक्टर, ये लिख लो एंड आपको चाहिए तो डायग्राम ड्रॉ कर लो. सर हाँ बोलो. सर आपने सर्कुलर मोशन में सोलर सिस्टम का एग्जांपल दिया था जी, तो उसका जो ऑर्बिट है वो पूरा सर्कल तो नहीं है. मतलब आपका ध्यान नहीं है लेक्चर में. मैंने 2-3 बार बोला कि ओवल शेप का होता है, मानता हूँ ओवल होता है, लेकिन वो नियरली सर्कुलर जैसा ही दिखता है वो ओवल ही है बट स्लाइटली ओवल है, लगभग सर्कुलर जैसा दिखता है. देखो ऐसा नहीं है कि ओवल बिल्कुल अलग टाइप का मोशन होता है, ओवल भी समवॉट सर्कुलर जैसा ही दिखता है ना. सो ऑलमोस्ट वो सर्कुलर ही है, थोड़ा सा स्लाइटली ओवल होता है वो. तो मैंने सर बोला था उसको, राइट? रेडियस वेक्टर नहीं होगा ना, क्योंकि उसमें 2 फोकाई होता है. नहीं, रेडियस वेक्टर होगा, लेकिन रेडियस वेक्टर आप बोल सकते हो कि चेंज होता जाएगा, मतलब मैग्नीट्यूड में भी चेंज होगा. इधर मैंने क्या बोला कि मैग्नीट्यूड में फिक्स रहता है रेडियस वेक्टर, लेकिन वहां पे थोड़ा सा चेंज होता रहेगा. करेक्ट है. तो लेकिन क्या होगा, अगर आपको सर्कुलर मोशन का नॉलेज है तभी आप ओवल वाला जो मोशन है वो भी समझ पाओगे, क्योंकि दोनों स्लाइडली सिमिलर होते हैं. सर्कुलर का ही नॉलेज नहीं है तो जो ओवल शेप का है वो ऑर्बिट वो भी समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है. तो पहले सर्कुलर करेंगे और आगे चल के ग्रेविटेशन चैप्टर है, देयर इज अ चैप्टर ऑन द ग्रेविटेशन, उसमें हम लोग आएंगे, उसके ओवल शेप के ऑर्बिट पे भी आएंगे, पर उसमें थोड़ा बहुत सर्कुलर का नॉलेज होना चाहिए. ठीक है. फिजिक्स में ना कभी कभी बेटा क्या होता है, हम लोग अप्रोक्सीमेशन लेके आगे बढ़ते हैं, मतलब हमें मालूम है कि जो हम लोग बोल रहे हैं वो स्लाइटली गलत है, फिर भी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर नहीं लेंगे अप्रोक्सीमेशन तो आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे फिर उस टॉपिक में. तो फिलहाल इसको नियरली सर्कुलर ले सकते हैं. ठीक है. सो एवरीबॉडी फिनिश दिस. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ठीक है. नाउ आई एम गोइंग विद द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टर्म, सॉरी, नेक्स्ट टर्म है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ऑल ऑफ यू आर फैमिलियर विद डिस्प्लेसमेंट. मैंने शायद डिस्प्लेसमेंट ये बताया था क्या कि इट इज डिफाइंड एज चेंज इन पोजीशन, याद है किसी को? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. हाँ, तो वही हुआ ना, चेंज इन पोजीशन. तो दोस्त रिमेंबर मैंने डिस्प्लेसमेंट बताया था कुछ लेक्चर्स पहले. इज इट डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज चेंज इन पोजीशन ना? यस. और यस. ये आपको ये भी मालूम है वो शॉर्टेस्ट लाइन होता है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. यस. लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही टाइप का डिस्प्लेसमेंट, इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. नाउ व्हाट इज दिस? लुक एट इट. यहाँ पे देखो, एक बात बता, जब यहाँ पे डायग्राम में देखो, व्हेन द पार्टिकल इज एट पी पॉइंट, ठीक है, तब सपोज आपकी घड़ी में जो टाइम हुआ है वो टाइम है t1. ठीक है. उसके बाद पार्टिकल आगे मूव करेगा एंड द पार्टिकल विल रीच टू q पॉइंट. व्हेन इट रीचेस टू q पॉइंट, लेट्स से घड़ी में टाइम हुआ है t2, घड़ी में टाइम हुआ है वो t2 हुआ है. इज इट? तो एक बात, ये देखो रेडियस वेक्टर को ध्यान से देखो. डू यू फील रेडियस वेक्टर विल मूव बाय सम एंगल ना? यहाँ पे देखो कुछ एंगल कवर करेगा रेडियस वेक्टर. यस. यस. ये जो एंगल है ना, द एंगल विच इज कवर्ड बाय रेडियस वेक्टर, सपोज ये एंगल है थीटा, तो अकॉर्डिंग टू यू इट इज एन एंगल विच इज कवर्ड बाय द रेडियस वेक्टर. बट ये जो एंगल है ना थीटा, आई कैन से दिस थीटा इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. इस थीटा को हम लोग डिस्प्लेसमेंट मानते हैं, दैट ये एक टाइप का डिस्प्लेसमेंट है, बट ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है इसको. ठीक है, इट्स कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ओके, और ये डिस्प्लेसमेंट पता है कितने टाइम में ये कवर हुआ है डिस्प्लेसमेंट? इज इट t2 माइनस t1 सेकेंड्स में कवर हुआ है? कितने टाइम में वो p से q पहुंचा है? t2 माइनस t1. हाँ, तो कहना है से इन द टाइम ऑफ t2 माइनस t1, इन दिस मच टाइम द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज थीटा ना? ये जो थीटा है ना, ये नए टाइप का डिस्प्लेसमेंट है, कुछ नई चीज है ये. इस थीटा को विच इज एंगल कवर्ड बाय रेडियस वेक्टर, इस थीटा को हम लोग बोलते हैं क्या? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट.
ठीक है, it's a basically it's an angle which is covered by the radius vector in the given time. गिवन टाइम में जो एंगल कवर हुआ उसको रेडियस वेक्टर कहते हैं. अब देखो, अगर आपको ये समझ गया तो ट्राई टू आंसर मी. टेल मी, अगर ये जो पार्टिकल है, इफ इट कंप्लीट्स अ सेमी सर्किल, हाउ मच विल बी डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? 180. 180 degree. 180 डिग्री. रेडियंस में क्या बोलेंगे 180 को? रेडियंस में Pi radian. pi रेडियन. Pi. चलो, गुड. And Sharon Saji again. Sharon, she is typing. Okay, good. Pi answer है. अच्छा, if the particle completes one full revolution, पूरा एक 360 revolution, 2 pi radian. displacement would be 2 pi. Yes. ठीक है. Good. ठीक है. हाँ, इस बार कुछ हाँ. So I hope it is very clear. So displacement denoted by theta symbol. अब आपको समझ में आ गया किसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. तो अभी एक डाउट आएगा कि सर वो जो हमने पहले डिस्प्लेसमेंट सीखा था, वो जो था ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, जो नॉर्मली डिस्प्लेसमेंट होता है, उसका नाम फिर क्या हो जाएगा? उसका नाम होता है, जो डिस्प्लेसमेंट आपने पहले सीखा हुआ है, वो चेंज इन पोजीशन वाला, वो जो डिस्प्लेसमेंट है ना जो आपने पहले सीखा है, उसका आज से नाम हो जाएगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट. लीनियर, क्योंकि वो एक टाइप का लेंथ होता है, दैट्स व्हाई उसको लीनियर बोलेंगे. दैट इज अ लीनियर डिस्प्लेसमेंट. और ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक टाइप की एंगल है, hence it is known as angular displacement. समझा? तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपने जो पहले सीखा है उसको Yes. क्या बोलेंगे अभी से? लीनियर डिस्प्लेसमेंट. लीनियर डिस्प्लेसमेंट is measured in the meters. Angular displacement is measured in radians. बात समझ में आई? Yes. sir. हाँ, बस ऐसे ही. बस क्या क्या करो, अपना दिमाग रखो कि हमें खाली कॉन्सेप्ट समझना है, बस बाद में सब अपने आप हो जाता है. ठीक है, फिजिक्स कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है. जो डिफिकल्ट बोलते हैं ना, वो कॉन्सेप्ट समझने पे ध्यान नहीं देते एक्चुअली. अगर आप खाली समझने पे ध्यान दो कि मुझे खाली क्लियर करना है कि क्या है, बाद में सब अपने आप हो जाएगा. जस्ट फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द मेन कॉन्सेप्ट कि डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्टली किसको बोला जा रहा है, बस बाकी अपने आप हो जाएगा. सो नाउ इफ यू वांट टू राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यू नोट इट डाउन. आई विल गिव यू. राइट डाउन डेफिनेशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. हाँ, इसका सिंबल है थीटा. थीटा इज अ सिंबल. ओके, और इसमें लिखो, इट इज डिफाइंड एज the angle covered by radius vector. It is defined as the angle covered by the radius vector in the given time interval. In the given time interval. Simple definition है. In the given time interval. गिवन टाइम में आपको मैंने 10 सेकंड दे दिया, उस 10 सेकंड में जो एंगल कवर हुआ बाय द रेडियस वेक्टर, उसी को बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, लास्ट में लिख दो कि इट इज मेजर्ड इन रेडियंस. डिग्रीज में नहीं चलता है यूजुअली, रेडियंस में होना चाहिए. इट इज मेजर्ड इन रेडियंस, या ऐसे लिख सकते हो, इस द एसआई यूनिट इज रेडियंस. इट्स एसआई यूनिट इज रेडियंस. ठीक है, वेरी क्लियर. सर फार्मूला एसआई यूनिट वापस बोलो ना. क्या रेडियंस भाई, एंगल किस में मेजर? रेडियंस में ना. रेडियंस इसका फार्मूला RADIA. किसका फार्मूला? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. नहीं है कोई फार्मूला. देखिए बात, जब मैंने आपसे थोड़ी देर पहले पूछा कि जब ये हाफ सर्किल फिनिश करेगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, आपने बोला 180 होगा, याद है? यस. है ना? तो कौन सी फॉर्मूला से निकाला 180? वही फॉर्मूला है. फॉर्मूला नहीं, बस ये लॉजिकली समझना है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, इसकी कोई. ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर? यस सर. यस. एक काम करो स्टूडेंट, एक काम करो, आई थिंक अभी क्लियर है. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. ध्यान से अभी स्क्रीन पे देखना. नेक्स्ट एक टर्म आ रहा है. नेक्स्ट टर्म इज एंगुलर वेलोसिटी. सब कुछ एंगुलर चल रहा है आजकल. एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल. व्हिच वन? ओमेगा. It's omega. Omega. Angular velocity. Now look at it carefully. See. Imagine ये एक पार्टिकल है
जो ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम रहा है लाइक दिस, हाँ ठीक है। इसमें मैंने आपको अभी भी बताया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। ये देखो, लुक एट द स्क्रीन, ये सपोज थीटा एंगल कवर हुआ है यार, ये सब T1 T2 ना। सो इसमें एक बात है, यूजुअली अगर मैं डिस्प्लेसमेंट ले लेता हूँ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करता हूँ, तो इज इट गिव्स मी एवरेज वेलोसिटी ना, Yes. डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, Yes. Yes. average velocity. But if I take angular displacement upon time, so it will give me angular velocity. Angular velocity. Yes. है ना? Angular displacement upon time will be defined as what? Angular velocity. देखो, तो यहाँ पे अगर if I go according to this diagram, angular displacement let's say theta है, ठीक है। टाइम जो है वो एक्चुअली में T2 minus T1 है, आपको याद होगा, टाइम is T2 minus T1. Yes. तो मैं क्या करता हूँ, T2 minus T1 को equals to T लिख देता हूँ, मतलब T लिख देते हैं टाइम को। T is a time in which this angle is covered. So theta by T करेंगे. Do you feel if I do theta upon T, that is displacement upon time, it will give me angular velocity ना? तो angular velocity is Yes. denoted by this symbol omega. ठीक है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गई, इसकी फॉर्मूला है देखो, ठीक है। लेकिन अभी भी कुछ स्टूडेंट को डाउट आएगा कि ये कौन सी वेलोसिटी है, मतलब व्हाट इज दिस एंगुलर वेलोसिटी एग्जैक्टली। अगर आपको इसका फिजिकली मीनिंग समझना है कि व्हाट इज दिस एंगुलर वेलोसिटी, ध्यान से सुनो जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एक बात है, यहाँ पर ये जो रेडियस वेक्टर है ना, वो लगातार एंगल कवर करते जाएगा। एज अ टाइम पासेस इट विल कीप ऑन कवरिंग द एंगल, द एंगल दैट इट इज कवरिंग पर सेकेंड, जो एंगल ये पर सेकंड कवर कर रहा है, मतलब एक सेकंड में कवर कर रहा है, दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी। जितना एंगल आप एक एक सेकंड में कवर करोगे वो आपकी वेलोसिटी हो जाती है। क्योंकि देखो, वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम है, मतलब डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकंड, दैट इज वेलोसिटी। तो इमेजिन करो, जितना एंगल एक एक सेकंड में कवर होते जाएगा वो आपकी वेलोसिटी होगी। अगर एक सेकंड में ज्यादा एंगल कवर होगा मतलब वेलोसिटी ज्यादा है, और अगर एक सेकंड में ये बहुत ही कम एंगल कवर कर पा रहा है मतलब इसकी वेलोसिटी भी क्या है, Come. कम है। तो जितनी 1 second. एंगल ये एक सेकंड में कवर करता है वो होती है इसकी एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। वेरी क्लियर। सो चलो मैं आपको, हाँ आपको अगर क्लियर है मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल पूछता हूँ। देखो, आपने सब, जब फैन घूमता है, सपोज द फैन इज रिवॉल्विंग, ठीक है, विजुअलाइज हो रहा है फैन रिवॉल्व हो रहा है? Yes. Yes. हाँ, नहीं तो देख लो, अभी दिख रहा है क्या? Yes. Yes, sir. Yes. सो हाँ, इमेजिन करो कि फैन रिवॉल्व हो रहा है, तो फैन के जो ब्लेड्स होते हैं, टेल मी, जो फैन का जो ब्लेड होता है उसको हम लोग ऐसे रेडियस वेक्टर की तरह मान सकते हैं, वो भी ऐसे रेडियस वेक्टर की तरह घूमता रहता है। Yes, sir. तो Yes. एक बात है, Yes. जब फैन को स्विच ऑन करते हैं, सपोज फैन रुका हुआ है, उसको स्विच ऑन किया, तो उसका ब्लेड जो है घूमना चालू करता है, तो वो एक सेकंड में जितनी एंगल कवर करता है उसके अगले एक सेकंड में वो उससे थोड़ी ज्यादा एंगल कवर करेगा, उसके अगले एक सेकंड में वो थोड़ी और ज्यादा एंगल कवर करेगा, क्योंकि वो स्पीड अप होता है ना स्टार्टिंग में। Yes. उस टाइम पे क्या लगता है, स्विच ऑन होता है, इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट और एंगुलर वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग और Increasing. Increasing. यस, व्हाइल स्विचिंग ऑन द फैन उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है। कौन सी? एंगुलर वेलोसिटी में टॉकिंग। Yes. आगे जाके कांस्टेंट हो जाते हैं ना। हाँ, जब फैन थोड़ी देर के बाद, आफ्टर फ्यू सेकंड्स, जब फैन एक कांस्टेंट स्पीड पे घूमने लगता है, Max तब मैं speed. बोलूंगा ब्लेड्स जो हैं वो सेम स्पीड पे घूम रहे हैं, मतलब उनका ओमेगा कांस्टेंट हो जाता है। और एक बात है, जब फैन को स्विच ऑफ कर देते हैं, स्विच ऑफ किया, Decrease तो होता है। उसमें क्या होगा, जब जितना वो एंगल वो एक सेकंड में कवर करेगा, उसके अगले एक सेकंड में वो उससे थोड़ा कम एंगल कवर Yes, कर sir. पाएगा, Yes. उसके अगले एक सेकंड में वो और एंगल कम कवर करेगा, मतलब ओमेगा क्या होती जा रही है उसकी? Decrease. Decrease. डिक्रीज। Decrease. Sharon Varghese is typing. Good. Sharon is saying decrease. अब बाकी लोग भी decrease बोल रहे हैं, correct है। So clear है। अच्छा, चलो अभी आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो ओमेगा is given by theta upon t. फॉर्मूला तो क्लियर है। Look at the unit of this omega. ओमेगा यूनिट देखो, देखो थीटा का जो है, थीटा का यूनिट है रेडियन। यस, सब स्टूडेंट करेक्ट टाइप कर रहे हैं, मनाली चौहान, ठीक है, शेरॉन, ठीक है। तो थीटा इज इन रेडियन, टाइम इज इन सेकेंड्स। सो व्हाट्स द ओवरऑल यूनिट? रेडियन पर सेकेंड।
तो अभी आपको एक डाउट आएगा कि सर हमने जो सुना है वेलोसिटी तो मीटर पर सेकंड में होता है, द वेलोसिटी विच इज इन मीटर पर सेकंड ना, उसको आज से बोलेंगे लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। और ये आपकी नई टाइप की वेलोसिटी है, इट्स एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो इसका यूनिट मेंशन कर लो, इट इज रेडियन पर सेकंड। ठीक है, समझा पूरा? ठीक है, हाँ, ये सब फॉर्मूलास वगैरह लिख लो, उसके बाद मैं आपको डेफिनेशन दे देता हूँ। लिख लो पहले जो लिखा हुआ है स्क्रीन पे। डन सर। तो डायग्राम बनाना है। हाँ, नहीं अगर आपने पहले बनाया तो मत बनाओ, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बनाया। आपने पहले बनाया है तो ठीक है, कोई जरूरत नहीं। हाँ, लिखो एंगुलर वेलोसिटी का डेफिनेशन लिखो। इसमें लिखो इट इज डिफाइंड एज the angular displacement of the particle. It is defined as the angular displacement of the particle per unit time. Angular displacement per unit time. मतलब अगर इसको सिंपल में बोलूं तो जो आपने लिखा है उसका मतलब है जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक सेकंड में होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर सेकंड जो होता है, दैट इज डिफाइंड एज एंगुलर वेलोसिटी, राइट? ठीक, वेरी क्लियर? चलो, क्लियर है आपको? सर हाँ, डेफिनेशन एक बार रिपीट करो ना। एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट of the body per unit time. Angular displacement of the body per unit time. थैंक यू सर। हाँ, अब देखो स्टूडेंट, आपको याद है जो वेलोसिटी जब हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि दो टाइप की वेलोसिटीज होती हैं, एक एवरेज और एक इंस्टेंटेनियस। ठीक, तो वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी भी दो टाइप की होती है। एंगुलर वेलोसिटी इज आल्सो ऑफ टू टाइप्स, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। एक बात बताओ, इफ यू आर टेकिंग वेरी लार्ज एंगल, अगर ये जो एंगल है आप काफी बड़ी एंगल ले रहे हो, लार्ज एंगल यू आर टेकिंग, डिवाइडेड बाय लार्ज टाइम, लार्ज एंगल डिवाइड बाय लार्ज टाइम करेंगे तो उससे याद है एवरेज मिलेगी कि इंस्टेंटेनियस मिलेगी? Average. यस। सपोज इफ यू टेक द एंगल कवर्ड इन द 10 revolutions डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर 10 revolutions, सो आपको 10 revolutions की एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है, लेकिन इंस्टेंटेनियस भी होती है। इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करेंगे? वी विल टेक वेरी स्मॉल थीटा डिवाइडेड बाय वेरी स्मॉल टाइम, इजंट इट? तो वो खाली मैं मेंशन कर देता हूं। अगर आपको इंस्टेंटेनियस ओमेगा चाहिए, इंस्टेंटेनियस ओमेगा अगर चाहिए ना, उसकी फॉर्मूला ये होगी। ठीक है, थीटा की जगह देखो मैं ये ले लूंगा। ठीक है, ये बहुत ही छोटा सा थीटा है, बहुत ही छोटा सा टाइम, वेयर लिमिट्स लाइक दिस। कुछ याद है? पहले बताया होगा मैंने शायद, नहीं? Yes, sir. Yes. If you take very small theta divided by very small time, it will give you instantaneous. Instantaneous चाहिए मतलब बहुत छोटा टाइम और बहुत छोटा एंगल लेना होगा। बड़ा एंगल ले लो, बड़ा टाइम ले लो, तो फिर आपको एवरेज मिल जाएगा। फिर क्लियर? ठीक है, Yes. okay. चलो आगे बढ़ते हैं। See, एक बात बताओ, here we are discussing a new type of velocity which is called angular velocity. लेकिन वेलोसिटी यूजुअली वेक्टर होता है कि स्केलर होता है? अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वेलोसिटी इज वेक्टर। वेक्टर। तो ये भी एक टाइप की वेलोसिटी है, इसको भी हमने नाम दिया एंगुलर वेलोसिटी। तो मतलब ये भी एक वेलोसिटी है, तो ये भी वेक्टर होनी चाहिए। यस। इनफैक्ट डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर होता है ना, डिस्प्लेसमेंट। सो यहाँ पर है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो ये भी वेक्टर होना चाहिए बिकॉज इट इज अ डिस्प्लेसमेंट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो एक्चुअली में एक एंगल है ना, एंगल को कोई डायरेक्शन नहीं होता है। याद है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? थीटा है ना। सो थीटा तो एंगल है, तो एंगल को कोई डायरेक्शन यूजुअली नहीं होता है। सो मतलब प्रॉब्लम क्या है कि जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट है वो एक्चुअली में एंगल है। एंगल को एक्चुअली में डायरेक्शन नहीं होता है, तो फिर तो डिस्प्लेसमेंट को भी डायरेक्शन नहीं आएगा, फिर तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। लेकिन मुझे डायरेक्शन देना है इसको, आई नीड टू गिव डायरेक्शन। तो इसके लिए क्या किया जाता है? ये एक स्पेशल टाइप की चीज है, एंगल जो है ना, ये थोड़ा स्पेशल टाइप का एंगल है। इसको डायरेक्शन होता नहीं है, हम लोग इसको अपनी तरफ से एक डायरेक्शन दे देंगे। मतलब
बिकॉज डिस्प्लेसमेंट हैज टू बी अ वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होना चाहिए, इसको हम लोग अपनी तरफ से एक डायरेक्शन देते हैं। ऐसा कई बार होता है, कुछ आगे भी आप देखोगे, देयर आर मेनी टाइम दिस विल हैपन कि किसी किसी चीज को डायरेक्शन नहीं होगा, हम लोग अपनी तरफ से उसको डायरेक्शन दे देंगे। ठीक है, एक मिनट मैं बताता हूँ कैसे यहाँ पे डायरेक्शन देना है। सिलुएट, सबसे पहले हम लोग थीटा को डायरेक्शन देंगे। थीटा क्या है? थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो जो डिस्प्लेसमेंट थीटा, इसका जो डायरेक्शन है, ठीक है, इधर मैं लिख रहा हूं, डायरेक्शन ऑफ angular displacement, direction of angular displacement which is theta is given by, इसका जो डायरेक्शन है वो हम लोग कैसे देते हैं? It is given by right hand thumb rule। राइट हैंड थंब रूल को राइट हैंड स्क्रू रूल भी कहते हैं, याद है? Yes. थंब रूल को स्क्रू रूल भी कहा जाता है, इट्स सेम एज थंब रूल, इसका दूसरा नाम स्क्रू रूल भी है, कॉक्स स्क्रू रूल, मैक्सवेल, हाँ, कॉक्स स्क्रू रूल। ठीक है, सो थंब रूल भी लिखोगे चलेगा, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, सी मैं बताता हूँ राइट हैंड थंब रूल कैसे यूज करना है। सी ये देखो, इमेजिन, ये देखो ऐसे सर्कुलर मोशन चल रहा है, दिस इज सर्कुलर मोशन गोइंग ऑन लाइक दिस, दिख रहा है? इसमें सपोज सर्कुलर मोशन में द पार्टिकल इज मूविंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो पार्टिकल देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, दिख रहा है एरोस? पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये देखो थीटा उसने कवर किया। सो राइट हैंड थंब रूल कैसे यूज करना है? यू हैव टू यूज योर राइट हैंड, राइट हैंड यूज करना है। राइट हैंड को क्या करना है? आपकी जो फिंगर्स हैं, फिंगर्स शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। मोशन कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज है ना, सो फिंगर भी ऐसे रखेंगे, देखो ये देखो ऐसे, ऐसे फिंगर्स भी ऐसे होनी चाहिए। सो जो थंब है ना, थंब देखो ऊपर जा रहा है, थंब विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ थीटा, ऐसे हो जा रहा है ना थंब। अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर ये डायरेक्शन कैसे ही किया? राइट हैंड थंब रूल से किया है, पहले वो उसको समझ लो क्या होता है। मैं एक सिंपल बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। एंगल जो है ना, ये जो जिसको आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हो, वो एक्चुअली में तो एंगल है ना। बेसिकली क्या एंगल है? वो एंगल दो टाइप की होती है, एंटी क्लॉकवाइज कवर्ड एंगल होती है एंड क्लॉकवाइज कवर्ड एंगल होती है। एक एंटी क्लॉकवाइज होती है और एक क्लॉकवाइज होती है, दोनों का नेचर ऑपोजिट होता है। एंटी क्लॉकवाइज एंगल और क्लॉकवाइज एंगल दोनों ऑपोजिट नेचर की होती है। मतलब अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो जीरो आ जाता है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज एंगल को। तो इसलिए क्या होता है, हमने मतलब एंगल को सिर्फ दो ही डायरेक्शन हो सकते हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज होती है और एक क्लॉकवाइज होती है। तो इसलिए इसका डायरेक्शन है ना राइट हैंड थंब रूल से होता है। अगर एंटी क्लॉकवाइज होगी तो देखो थंब ऊपर जाएगा आपका, जैसे अभी जा रहा है। एंड इमेजिन करो अगर ये क्लॉकवाइज घूमेगा, लेट्स से सेम पार्टिकल इज मूविंग क्लॉकवाइज, मतलब फिर फिंगर ऐसे होंगी, देखो ऐसे ही दिख रहा है, डाउनवर्ड। थंब कहाँ जाएगा? Downward. Downward. So if it is anti-clockwise, thumb is going upward. If you draw a similar circle but go clockwise, ऐसा सेम सर्कल बनाओ, सेम थीटा एंगल बनाओ, बट क्लॉकवाइज घुमाओ, तो देखो थीटा का डायरेक्शन नीचे आएगा, थंब रूल। तो इसलिए यहाँ पे थीटा को खाली दो ही डायरेक्शन हो सकते हैं, अपवर्ड या डाउनवर्ड। ठीक है, कुछ स्टूडेंट को ऐसे कंफ्यूजन हो रहा होगा कि क्या चल रहा है। मैं थोड़ा सा सिंपली बोल देता हूँ। एक याद रखो, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेक्टर होना जरूरी है। डिस्प्लेसमेंट हैज टू बी अ वेक्टर। तो यहाँ पे थीटा को भी हमको वेक्टर बनाना पड़ेगा, लेकिन थीटा को दो ही डायरेक्शंस पॉसिबल है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। इसलिए हमने भी इसको दो ही डायरेक्शन दिए हैं, इधर अपवर्ड और डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये राइट हैंड थंब रूल से इसका डायरेक्शन निकल जाता है। जस्ट मेंशन दिस दैट डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल। ठीक है, हाँ। अब एक चीज मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है ना, यूजुअली वही डायरेक्शन वेलोसिटी को भी दिया जाता है। ठीक है, नॉर्मली फिजिक्स में ये होता है, व्हाटएवर इज द डायरेक्शन ऑफ योर डिस्प्लेसमेंट, दैट सेम इज द डायरेक्शन ऑफ योर वेलोसिटी आल्सो। तो जो एवरेज वेलोसिटी होगी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, उसका डायरेक्शन सेम एज डिस्प्लेसमेंट होता है। तो क्योंकि यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन आपको दिख रहा है राइट हैंड थंब रूल से, सो ओमेगा जो है, ओमेगा का डायरेक्शन इज आल्सो गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। एनीबॉडी, ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी ना। Yes. सो ओमेगा का डायरेक्शन भी ऐसे होता है। नेक्स्ट लाइन में आप ऐसे भी लिख सकते हो, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा इज आल्सो गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, सेम। देखो एक एग्जांपल दे रहा हूँ।
अगर बॉडी ईस्ट की तरफ जा रही है, इट्स गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट, बॉडी ईस्ट की तरफ जा रही है, तो डिस्प्लेसमेंट किस तरफ होगा? डायरेक्शन में, ईस्ट की तरफ होगा। तो बॉडी की वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में होगी? वेस्ट की तरफ होगी वेलोसिटी? नहीं, ईस्ट में ही होगी। So displacement and the velocity do have a same direction. So here both of them are given by right hand thumb rule. ठीक है, तो ओमेगा अपवर्ड हो सकता है या ओमेगा डाउनवर्ड हो सकता है। इट इज सेम एज थीटा। डायरेक्शंस क्लियर स्टूडेंट्स? Yes. हाँ, सो ये सब है। आई थिंक ये सब न्यू पॉइंट्स है आपके लिए। ठीक है, सर्कुलर मोशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब सर्कुलर मोशन में बस 2 टर्म्स और हैं, 2 more terms are there which we need to discuss. ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखो अभी। Look at it. Right now we are discussing circular motion. ठीक है, ठीक है। सर्कुलर मोशन 2 टाइप्स का रहता है। There are 2 types in the circular motion. एक होता है UCM। UCM, UCM का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और एक होता है नॉन यूसीएम, मतलब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, हाँ देखो अभी यूसीएम मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? देखो जब बॉडी सर्कुलर मोशन करती है, जब बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो बॉडी का जो एंगुलर वेलोसिटी होता है डिनोटेड बाय ओमेगा सिंबल, जो एंगुलर वेलोसिटी होता है, अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो उसको यूसीएम कहते हैं। आपने फिजिक्स में ये पढ़ा है ना, अगर वेलोसिटी बॉडी का कांस्टेंट है तो उसको यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं ना। Yes. ओमेगा कांस्टेंट है, इट इज कॉल्ड यूसीएम। अगर ओमेगा चेंज हो रहा है, डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, बट अगर चेंज हो रहा है बेसिकली, सो इट इज कॉल्ड एज व्हाट? नॉन यूसीएम। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, सो अगर ओमेगा इज इंक्रीजिंग इट्स कॉल्ड नॉन यूसीएम, और डिक्रीजिंग ओमेगा भी नॉन यूसीएम आता है, बट ओमेगा अगर कांस्टेंट है तो इट इज कॉल्ड यूसीएम। ठीक है, एक काम करो, इसमें कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं पूछता है यूसीएम का डेफिनेशन वगैरह, तो आपको अपने नॉलेज के लिए चाहिए तो खाली लिख दो कि यूसीएम मतलब ओमेगा कांस्टेंट, नॉन यूसीएम मतलब ओमेगा चेंजिंग। नोट इट डाउन। Done with it? Finished? Yes, sir. Yes, sir. Yes. हाँ, सो ऐसे टाइप के ओमेगा होते हैं। अब पहले हम लोग क्या करेंगे, यूसीएम पे थोड़ा फोकस करेंगे। मैंने आपको बोला ना 2 टर्म्स बाकी हैं डिस्कस करना, वो टर्म्स यूसीएम और नॉन यूसीएम नहीं है। जो टर्म्स बाकी हैं वो यूसीएम के अंदर है। ठीक है, तो फर्स्ट विल डिस्कस यूसीएम ओनली। देखो एक बात है, यूसीएम मतलब बॉडी एक ही स्पीड से घूमता रहेगा कंटिन्यूअसली। देखो ऐसे है ना, ऐसे घूम रहेगा। इसमें एक बात है, ये एक ही स्पीड से घूमता रहेगा, कांस्टेंट स्पीड से, क्योंकि यूसीएम है। इस बात है, अगर इस बॉडी को 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए टाइम लगा, सपोज उस टाइम को मैं बोलता हूँ कैपिटल टी टाइम लगा इसको 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, बॉडी एक ही स्पीड से चल रहा है, तो डू यू फील अगला रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए भी उसको टी सेकेंड्स ही लगेगा कि टी से ज्यादा लग जाएगा? T Same. Second. बॉडी एक ही Same स्पीड से लगेगा। चल रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, तो फॉर एवरी रेवोल्यूशन इट विल टेक सेम टाइम ना, दैट टाइम इज टी सपोज। इज इट फॉर एवरी रेवोल्यूशन इट विल टेक सेम टाइम? Yes. Yes. जो टाइम है ना, वो जो टाइम है जो इसको लगेगा एक रेवोल्यूशन मारने के लिए, उस टाइम को बोलते हैं पीरियड। That time is known as what? Period. Period is actually that time which is taken by the particle performing UCM to complete 1 revolution. एक revolution मारने के लिए जो टाइम लगता है उस टाइम को क्या बोलते हैं? पीरियड। ये पीरियड ऐसा नहीं है कि खाली सर्कुलर मोशन से रिलेटेड वर्ड है, पीरियड एक जनरल वर्ड है। कोई भी चीज एक बार करने के लिए जो टाइम लगता है ना उसको पीरियड कहते हैं। एक लेक्चर के लिए जो टाइम लगता है उसको भी पीरियड कहते हैं। स्कूल में नहीं आप लेक्चर्स को पीरियड्स बोलते थे? Yes. Yes. हाँ, पीरियड मतलब जो रेगुलर टाइम के बाद रिपीट होता है। तो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं? पीरियड। ठीक है, ये देखो ये वापस बोल देता हूँ, एक जनरल वर्ड है।
अगर आप सपोज वी आर नॉट डिस्कसिंग सर्कुलर मोशन, अगर हम लोग दूसरा मोशन डिस्कस करें, चलो ऑसिलेशन डिस्कस करते हैं। ऑसिलेशन में भी टाइम टेकन फॉर कंप्लीटिंग वन ऑसिलेशन इट्स नोन एज पीरियड। समझा बात? सो पीरियड क्लियर? क्या बोलता हूं मैं? पीरियड इज अ टाइम टेकन फॉर कंप्लीटिंग वन रेवोल्यूशन ओवर हियर। ठीक है, लिखो, अभी मैं पीरियड का डेफिनेशन लिखवा देता हूं। राइट डाउन पीरियड। ओके, इसमें लिखो, it is defined as the time taken by the particle. It is defined as the time taken by the particle to complete one revolution. Time taken by the particle to complete one revolution. मतलब एक राउंड मारने के लिए जो टाइम लगता है। वेरी क्लियर? एनीबडी? पीरियड जो है उसका यूनिट क्या रहेगा? पीरियड का यूनिट Second. सेकेंड्स। बेसिकली ये टाइम है और कुछ नहीं है, ये बेसिकली टाइम ही है, वो टाइम जो एक रेवोल्यूशन के लिए लगता है। तो इट्स यूनिट इज सेकेंड्स, इट्स मेजर्ड इन सेकेंड्स। ठीक है, अब देखो, जब भी पीरियड डिस्कस होता है ना, जब भी आप पीरियड डिस्कस करते हो, उसके साथ पेयर में एक और चीज आती है, फ्रीक्वेंसी। बिना पीरियड के फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकती है, बिना फ्रीक्वेंसी के पीरियड नहीं हो सकता है। दोनों कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स हैं। अब फ्रीक्वेंसी को हम लोग एफ से डिनोट कर सकते हैं, एफ से, या यहाँ पे कभी कभी एन भी चलता है, एन, एफ और एन दोनों चलती है सिंबल। ठीक है, मैं ज्यादा करके एन ही यूज करूंगा, आई विल गो फॉर एन ओनली। फ्रीक्वेंसी सुना है आपने स्टूडेंट्स वर्ड? Yes. Yes. ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है मैं आपको जनरली बता देता हूँ, मतलब जनरल टर्म्स में फ्रीक्वेंसी क्या होता है। अगर आप वो समझ गए तो आप हर जगह हर चैप्टर में फ्रीक्वेंसी का मीनिंग समझ जाओगे। फ्रीक्वेंसी जनरली क्या होता है कि एक सेकंड में, ठीक है, जितने रेवोल्यूशंस कंप्लीट होता है, या एक सेकंड में जितना कोई भी चीज जितनी बार कंप्लीट होती है उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। देखो फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज एक रेलवे स्टेशन है, ध्यान से सुनो, एक रेलवे स्टेशन है। उस रेलवे स्टेशन पे हर एक घंटे में जितनी ट्रेन आएंगी ना, उसको मैं फ्रीक्वेंसी बोल सकता हूँ। अगर एक घंटे में सपोज उस ट्रेन स्टेशन से एक घंटे में खाली एक ही ट्रेन निकलती है, तो मैं बोलूंगा इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। और सपोज कोई दूसरा स्टेशन है जो ज्यादा बिजी है, दूसरे स्टेशन पे एक ही घंटे में 10 ट्रेन निकलती है, तो मैं बोलूंगा उसका फ्रीक्वेंसी 10 है। ठीक है, मतलब वहां पे ट्रेन बहुत फ्रीक्वेंटली आती है, और जो पहले वाली स्टेशन है वहां पे ट्रेन उतनी फ्रीक्वेंटली नहीं आती है। ठीक है ना, ऐसा बोल सकते हैं ना। सो फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंटली क्या होता है, एक सेकंड में या एक घंटे में व्हाटएवर जितना नंबर ऑफ टाइम्स आप करते हो उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, ध्यान से देखो, यहाँ पर ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, तो एक सेकंड में जितने रेवोल्यूशंस ये फिनिश करता है, द रेवोल्यूशंस दैट इट फिनिशेस इन 1 सेकंड, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। Frequency here, it's a number of revolutions performed per second. एक सेकंड में जितने revolutions मारता है उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। समझा? Frequency is a number of revolutions performed per second. हाँ, क्या बोलना है? Any doubt? सर आप बीच में बोल रहे थे तो आपका वॉइस अटक रहा था, कोई कुछ आप ट्रेन का एग्जांपल दे रहे थे। हाँ, अच्छा मैं वापस दे देता हूँ, डोंट वरी। बाकी स्टूडेंट बताओ, एग्जाम्पल में अटक रहा था क्या वॉइस? No. Yes, sir. ठीक है, मतलब आपकी तरफ से था, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, डोंट वरी। मैं ये बोल रहा था कि फ्रीक्वेंसी जो वर्ड है ना, वो एक जनरल वर्ड है, मतलब आप डेली लाइफ में भी फ्रीक्वेंसी वर्ड यूज करते हो। अगर कोई ट्रेन स्टेशन है, कोई भी रेलवे स्टेशन है, चलो विठलवाड़ी ले लो, कल्याण ले लो, उल्लासनगर ले लो, जो लेना है लो, एक कोई भी स्टेशन है, उस पे एक घंटे में जितनी ट्रेन आएंगी उसको मैं फ्रीक्वेंसी बोल सकता हूँ। और अगर कोई स्टेशन है जिसपे एक घंटे में 10 ट्रेन आती है, एक घंटे में 10 ट्रेन गुजरती है, मैं बोलूंगा इस ट्रेन स्टेशन का जो फ्रीक्वेंसी है वो 10 है। दूसरे स्टेशन पे 50 ट्रेन आती है एक घंटे में, 50 ट्रेन इन अ 1 डे, इन अ 1 आवर, मैं बोलूंगा उसका फ्रीक्वेंसी 50 है। वहां पे ट्रेन ज्यादा फ्रीक्वेंटली आती है। ठीक है, फ्रीक्वेंटली मतलब जितना जल्दी जल्दी आप कर सकते हो। अगर आप बहुत जल्दी जल्दी करते हो तो वो फ्रीक्वेंट ज्यादा हो जाता है,
बहुत कम काम करते हो 1 घंटे में या 1 सेकंड में, मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी कम है, तो आप कितनी बार एक चीज कर सकते हो वो फ्रीक्वेंसी है। गॉट इट? हाँ, so everybody please write down the last definition of frequency. Definition लिख दो इसका। हाँ लिखो, frequency it is defined as the number of revolutions performed per unit time, number of revolutions performed per unit time। क्लियर? मतलब आप एक यूनिट टाइम में कितने रेवोल्यूशंस परफॉर्म कर सकते हो, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी। ओके, Yes, sir. देखो हाँ सिंपल रखो इसको। अगर सपोज 1 सेकंड में कोई पार्टिकल ऐसा फास्ट घूम रहा है, 1 सेकंड में 10 राउंड मार लेता है, तो उसका मैं बोलूंगा फ्रीक्वेंसी 10 है। दूसरा पार्टिकल है वो 1 सेकंड में खाली 2 राउंड्स मारता है, मैं बोलूंगा उसका फ्रीक्वेंसी 2 है। अगर कोई पार्टिकल इतना स्लो है कि 1 सेकंड में खाली हाफ रेवोल्यूशन मारता है, सिर्फ हाफ, 1 सेकंड में हाफ रेवोल्यूशन, मैं बोलूंगा उसका फ्रीक्वेंसी कितना है? हाफ। आप कितना फ्रीक्वेंटली रेवोल्यूशन मारते हो वो फ्रीक्वेंसी होता है। गॉट इट? ठीक है। एनीबॉडी नोज फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में कोई रिलेशन मालूम है क्या आपको? इन दोनों की फॉर्मूला मालूम है? फ्रीक्वेंसी और टाइम, 1/t. They are inversely 1 proportional. by time period, 1 by period is frequency, ऐसा? Is it a Yes. frequency is a reciprocal of period, ऐसा बोल रहा हो? Yes. ठीक है। हाँ, प्रूफ पता है उस फॉर्मूला का? प्रूफ कर सकते हो 1/t कैसे? No sir. फ्रीक्वेंसी प्रूफ नहीं कर सकते मतलब आपका नॉलेज कम है ना। अगर प्रूफ कर सकते हो मतलब आपको नॉलेज है उस चीज का पूरा। ठीक है, वो Yes. नेक्स्ट लेक्चर में प्रूफ बता दूंगा आपको। आई Yes. विल टेल यू द प्रूफ इन लेक्चर। एवरीबॉडी क्लियर विद सर्कुलर मोशन टुडे? Yes, sir. Yes, sir. Sir. कुछ कंफ्यूजन है तो अभी आप पूछ सकते हो, बाकी